वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी काव्य के बारे में। हिंदी काव्य आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप बीए करते हैं तो आपको पढ़ना होता है। आप बीएससी में भी हैं तो आपने अगर माइनर सब्जेक्ट में हिंदी लिया है तो भी आपको हिंदी काव्य ही पढ़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जैसे केवल सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में हिंदी काव्य के साथ साथ आपको हिंदी काव्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा चूँकि वहाँ पर माइनर सब्जेक्ट की होती है, बाकी विश्वविद्यालयों में आपको मेजर और माइनर का एक ही चीज़ मिलेगा। तो अगर आपका हिंदी माइनर में भी है तो उसके लिए भी, और मेजर में है तो उसके लिए भी आपको यही पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों के यानी कि आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाइए, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम कम समय में तैयार कर लें तो हमारा विधिवत तरीके से तैयार हो जाएगा। उसी मैं आज की वीडियो में हाजिर हूँ। इससे पहले इकोनॉमिक्स का जो 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी वो मैंने अपलोड की है, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। और सुबह का 9 बज रहा है तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सुप्रभात आप सभी को, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना है भैया बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, खास करके हिंदी काव्य, और उसी हिंदी काव्य से 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले आप 2 वर्षों में देखेंगे, यानी कि 2000 जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, चूँकि 2020 में शिक्षा नीति आई थी और 2022 से वो प्रभावी हुई है। मतलब 2022 से, चूँकि कोरोना था उससे पहले तो विश्वविद्यालय उसने वो नियम नहीं लगा पाया विश्वविद्यालयों ने, तो अब जा करके वो नियम मतलब कि सही तरीके से चल रहा है। और ख़ास करके अभी केवल 5th सेमेस्टर तक बच्चे अभी मतलब आए हैं, बाकी यानी कि 2022 में पेपर हुआ, 2023 में पेपर हुआ, ठीक है, और यानी अब 2023 और 24 का होने वाला है, यानी कि 2 बार इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, अब ये तीसरी बार होने जा रही है। तो पिछले 2 वर्षों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं, जिन टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमको समझना है, ठीक है। और इनको समझने के लिए आप अगर हमारी वीडियोस देखेंगे तो इनमें आपको वैसे पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको और अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स के बारे में या जितने भी आपको और चीज़ें पढ़नी तो उसके लिए कोर्स है, कोर्स को लेकर के भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई बात क्या है, पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले नहीं हैं इन सभी पर, ये बात पहले जान लीजिए। बस छोटा सा वीडियो है तो आप बने रहें अंत तक। आज का वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके और क्विक रिवीजन आप कर सकें, आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें, उसके लिए यह वीडियो है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों को हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसको पढ़ लेना है, और नामकरण। नामकरण का सीधा सा मतलब जैसे कि आदिकाल, वीरगाथा काल किसने कहा, किसने उसको चारण काल कहा, किसने सिद्ध सामंत काल कहा, ऐसे नाना प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है आदिकाल को। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है, राहुल शंकरतन उसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं, तो इसी प्रकार से अन्य कवि भी कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, यानी सबसे पहले तो ये देखेंगे गारसा दत्तासी, उसके बाद में जैसे गारसा दत्तासी ने क्या लिखा, मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, इन सभी लोगों ने, राम कुमार वर्मा, ठीक है, और भी तमाम सारे लोग, जैसे क्या बोलते हैं उनका, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का काम किया है। तो इनका पूरा क्रम हमको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। यानी काल विभाजन इसका हिंदी साहित्य का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो काल आएगा वो आदिकाल होगा, उसकी समय सीमा आपको जाननी चाहिए। उसके बाद में आपको भक्ति काल आपका आएगा, अच्छा भक्ति काल जो है, ठीक है, वो आएगा। फिर उसके बाद में आपका आता है रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल, और उसके बाद में आपका आता है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, ये बात ध्यान है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं। भक्ति काल को आप 2 खंडों में बांट सकते हैं खास करके। अच्छा, भक्ति काल को यहाँ पर आप उत्तर मध्यकाल और रीति, यहाँ पर आप इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, ठीक है, पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल को आप उत्तर मध्यकाल कहते हैं। आधुनिक काल को आप गद्यकाल कहते हैं, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आपको। आधुनिक काल में भी कई सारे आपको युग मिलेंगे, जैसे भारतीय हिंदू युग आपको मिलेगा, द्विवेदी युग उसके बाद में मिलेगा, उसके बाद में छायावाद मिलेगा, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद,
प्रयोगवाद के बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा क्या, प्रयोगवाद के बाद में आप देखते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी आप देखते हैं। तो दूसरा ताड़ सप्तक जब तक प्रकाशित नहीं हो जाता, तो यानी पहला ताड़ सप्तक जब तक प्रकाशित था तब तक प्रयोगवाद चलता है 1953 से 54 तक। उसके बाद में 1954 से ही आप देखते हैं नई कविता आरंभ हो जाती है और नई कविता का दौर चलता है और 1960 तक नई कविता आंदोलन चलता है। 1960 से लेकर के अब तक की जो कविताएं लिखी गई हैं उसको साठोत्तरी कविता या फिर उसको समकालीन कविता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को उन सभी चीज़ों के बारे में, थोड़ा विशेषताओं उन सभी के बारे में पढ़ लेना है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताएं हमको पढ़ लेनी है, यानी वीरगाथा काल की जो विशेषताएं रही हैं, जैसे विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं रही हैं। युद्धों का सजीव चित्रण हुआ, चाहे आपको बता दूँ जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ, या अन्य कोई चीज़ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। आदिकाल की विशेषताएं बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो विशेषताएं हैं, उसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर हमारा मॉडल पेपर देखे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो आदिकाल की विशेषताएं और आदिकाल के जो 3, 4, 5 कवि हैं रासो साहित्य वाले, उनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। मतलब लगभग 4 से 5 कवियों के नाम आप आदिकाल के ही नहीं बल्कि आपको मैं यहीं पर गुरु मंत्र दे दूं कि आप जितने भी हिंदी साहित्य के कालखंड हैं उन कालखंडों से लगभग 5-5 कवियों के नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए और उनकी 1-1, 2-2 रचनाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका अति लघुत्तरीय वाला पोर्शन पूरा तैयार हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कवियों के बारे में बताऊंगा जिनसे व्याख्याएं आती हैं, और व्याख्या खंड पूरा मैं लगभग करवा चुका हूँ। वो वीडियोस आपको मिलेंगी वो जब आप कोर्स लेंगे। हालांकि वो वीडियोस आपको, कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी और बाकी सारी पूरी की पूरी जो वीडियो है वो आपको कोर्स में मिल जाती है, प्ले लिस्ट में आपको सेंड कर दी जाती है। PDF नोट्स वगैरह आपको उसी में मिलते हैं और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको उसी ग्रुप में करवा दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है तो उसी में। तो अगर आप में से किसी को कोर्स लेना तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर आपको कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का प्रथम सेमेस्टर का, तो 91 61 93 60 62 ये एक प्रकार से आपका अभी भी कोर्स खुला हुआ है। जिनको भी एडमिशन लेना है अभी एडमिशन ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको SMS करना इसी नंबर पर और कहना कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। अच्छा, हिंदी के साथ साथ यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी। जो भी क्लास होगी उनकी जो PDF नोट्स बनेंगे वो सब आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा रहेगा। आने वाले समय में जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होगी वो सेकंड सेमेस्टर में भी मिलती रहेगी। तो आप अगले अगले जो है आप लगभग 5 सेमेस्टर और जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो अभी आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे SMS करके। और कोर्स की जो प्राइस रखी गई है वो अभी भी आपके लिए 100 रुपये ही है, क्योंकि एक बार मैंने 100 रुपये आपको बता दिया था आप लोगों के कहने पर ही कि 100 रुपये में कोर्स रहेगा। तो अभी भी वो कोर्स 100 रुपये में ही है, कोई इसकी प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसी जो है प्राइस पर आपको कोर्स मिल जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। PDF जो नोट्स होता है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और लाइव क्लास भी होगी तो भी आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा और आपको जैसे कि कोई डाउट वगैरह होता है तो डाउट सेशन भी आपका होता है, ठीक है। तो डाउट भी आपका क्लियर होता है वहाँ पर ग्रुप में आप जब जुड़ते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो जुड़ते हैं। और अगले आप जो है हर एक सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारा ग्रुप होगा उसमें हमसे आप डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। तो क्या होगा कि इसका बड़ा फ़ायदा होगा और आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका हिंदी के साथ जियोग्राफी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, या अन्य कोई सब्जेक्ट है, होम साइंस है, तो भी उसकी भी तैयारी आपको उसी ग्रुप में हो जाएगी। इसकी भी PDF नोट जो मॉडल पेपर की PDF नोट्स होगी। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, तो आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला। तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। चले, इसके अलावा आपको करना क्या, तीसरा टॉपिक हम लोगों को तैयार करना है भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की विशेषताएं और भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, या भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। तो इस प्रश्न पर भी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों पर, भक्ति काल पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। भक्ति काल की विशेषताएं, ठीक है। और भक्ति काल में कई सारे 4 कालखंड हैं। एक तो भक्ति काल में आपको मिलेगा
कृष्ण भक्ति शाखा, एक मिलेगा राम भक्ति शाखा, एक मिलेगा आपको ज्ञानासरी और एक मिलेगा आपको प्रेमासरी। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड आप जो विशेषताएं होंगी, भक्ति काल की विशेषताओं को पढ़ेंगे, सारी विशेषताएं उसी में आ जाएंगी। भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है उसको लेकर के मैं बता चुका हूं, और एक वीडियो हो सकेगा तो मैं और इस पर चर्चा करूंगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। रीतिकाल की विशेषताओं को आप पढ़ लीजिएगा। रीतिकाल में 3 विशेषताएं खास करके, वो सारी विशेषताएं रीतिकाल की विशेषताओं में शामिल हैं। इन सभी का हिंदी साहित्य के इतिहास का सारा PDF नोट्स मैंने बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बुक हमारे पास थी, तो उसका मैंने PDF नोट्स आपके लिए बना करके रखा, तो वो भी मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीतिकाल की विशेषताओं की अगर बात की जाए, उसमें सभी कालखंड की विशेषताएं, सभी कालखंड के कवि और उनकी रचनाओं के नाम, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे उसी नोट्स में। तो रीतिकाल की अगर बात की तो रीतिकाल की विशेषताओं को हमको पढ़ लेना है, और रीतिकाल के कुछ कवियों के नाम, और ख़ास करके आप बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई, केशवदास और आपके घरानंद, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेनापति और भी जो आपके कवि हैं उनको ध्यान रखें, मतलब 5-6 कवि का नाम और उनकी एक 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा द्विवेदी युग की विशेषताएं हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके द्विवेदी युग के कवियों के बारे में हमको जान लेना है। इसके अलावा भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में आपको जान लेना, भारतेंदु मंडल में कितने कवि रहे, तो ये सब आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा छठवां टॉपिक हम लोगों को तैयार करना भैया, छठा नंबर टॉपिक है छायावाद के कवि। छायावाद के मतलब जो मुख्य कवि हैं, खास करके 4 मुख्य कवि हैं, खास करके जैसे निराला जी हो गए, पंत जी हो गए, प्रसाद जी हो गए, और एक कवित्री है, ठीक है, उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 लोग शामिल और छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। तो आप इन चारों को नाम भी ध्यान रखेंगे और इन पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। छायावाद की विशेषताओं को पढ़ लेंगे, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अच्छा, यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद से लेकर के प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी की लगभग 5-5 या 4-4 रचनाओं के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो आपका बढ़िया होगा और आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। तो आप इन पर फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके अलावा प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद की समय सीमा आपको बता दूँ 1 मिनट रुकेंगे, हाँ, 1937 से लेकर के 1943 तक इसकी समय सीमा है। छायावाद की बात की जाए तो 1918 से लेकर के आपका पड़ेगा 1936 तक। ठीक है, अगर द्विवेदी युग की हम बात करें, द्विवेदी युग की अगर बात करें तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा आपकी पड़ेगी 1900 ईस्वी से लोग मानते हैं, और 1918 ईस्वी तक जो है। अच्छा, इसी द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, MBD यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पी कर दे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्लियर। और इसी युग के द्विवेदी युग की ही मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु का आपका पड़ेगा, जो भारतेंदु युग पड़ेगा वो भारतेंदु जी के नाम पर पड़ता है, और 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय काल है ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्लियर, ये सब हो गया आपका। अच्छा, इसके अलावा आपका प्रयोगवाद जो पड़ता है, प्रयोगवाद की अगर बात की जाए तो प्रयोगवाद की समय सीमा जो है 1943 या 44 से अगर माने तो 1954 तक। ठीक है, 1943 मान लें, 1943 से 1953 या 54 तक। ठीक है, और उसके बाद में फिर नई कविता आती है। नई कविता 1954 से लेकर के 1960 तक। ठीक है, और 1960 से लेकर के अब तक जो चलती है वो समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता उसको कहते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य का एक विशेष नॉलेज होना चाहिए, कालखंड वाला। कभी कभी कालखंड से प्रश्न पूछ लेता है आपसे, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न या ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछेगा इन्हीं कालखंड से पूछेगा। अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न पूछेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर परीक्षा होगी तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इन चीज़ों पर भी फोकस करें ताकि आपकी तैयारी विधिवत हो सके। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखें, 8वां टॉपिक है आपका गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और कबीरदास। गोस्वामी तुलसीदास की बारे में यानी उनकी जो विशेषताएं रही हैं
या गोस्वामी तुलसीदास की विशेषताओं को तो जान लेंगे, उनके बारे में जान लीजिएगा, कबीरदास के बारे में जान लीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर और आपको बताऊँगा, गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास से व्याख्या करने को लेकर के प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप कबीर मतलब एक आध तो भक्ति काल से आप तैयार कर लीजिएगा, व्याख्याकरण भक्ति काल से कबीरदास का और तुलसीदास का इन सभी का तैयार कर लेंगे। इधर बिहारी लाल का रीति काल से और केशवदास का व्याख्याकरण तैयार कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है। और इन लोगों के विशेषताओं के बारे में, मतलब इनके जैसे कि बिहारी लाल जो हैं ये गागर में सागर भरने वाले हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इन सभी पर मैं आप कहेंगे तो मैं एक दीर्घ उत्तरीय वाली वीडियो बना दूंगा, बिहारी लाल गागर में सागर भरने का काम किए हैं, इस पर वीडियो बना दूंगा। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत है, यहाँ से प्रश्न पूछा था, तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि आप तैयार रहें इसके लिए। इसके अलावा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जान लेना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में और उनके जो है इनका जो एक प्रकार से प्रभुत्व रहा है, जो इनका योगदान रहा साहित्य में, उसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा प्रसाद जी और निराला जी के बारे में आप जान लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद और निराला जी ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसे एग्जाम में पूछेगा, तो आपसे इनसे प्रश्न पूछेगा और इनकी व्याख्या भी आती है एग्जाम में, तो थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। और इन सभी की व्याख्या मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। अज्ञे जी के बारे में और नागार्जुन के बारे में, चूँकि अज्ञे और नागार्जुन में से आपको एग्जाम में पढ़ लेना, इनमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग और लगभग 2 प्रश्न इन दोनों से आएंगे, यानी एक प्रश्न इनसे भी और एक प्रश्न इनसे भी आ सकता है एग्जाम में, तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में अगर बात करें महादेवी वर्मा जी को, तो आप छोड़ ही नहीं सकते, व्याख्या खंड में एक प्रश्न यहाँ से हो सकता है व्याख्या खंड में। अगर व्याख्या खंड में नहीं आएगा तो लघु उत्तरीय में या फिर दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है, एक प्रश्न इनसे आने वाला है आपका, ठीक है। और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की व्याख्या आ सकती है और चांस है व्याख्या पूछे जाने की ज़्यादा, लेकिन अगर व्याख्या नहीं आती है तो एक आध प्रश्न लघु उत्तरीय में या अति लघु उत्तरीय में यहाँ से आ जाएगा, इनके जन्म वगैरह को लेकर के, या इनके कितने काव्य संग्रह हैं, या इनकी रचना कौन सी फेमस है, प्रसिद्ध है, किस पर इनको पुरस्कार मिला, कुछ ऐसे। तो ये आपका कुछ 14 टॉपिक थे। इसके अलावा ये 13 हुए। एक टॉपिक आपका और बच रहा है और वो टॉपिक है हिंदी साहित्य में शोध। ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर का प्रश्न आता है, यानी या तो अति लघु उत्तरीय में आएगा या फिर लघु उत्तरीय में यहाँ से एक प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय में नहीं आएगा, बस अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय, यानी या तो आपका नंबर आएगा 2 नंबर का या फिर आएगा 7 या 8 नंबर वाला। तो इस प्रकार से आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024 की परीक्षाओं में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको कहीं पर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो इन्हीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। मैं प्रयास यही करूँगा कि रोज़ सुबह 9 बजे मैं आपको एक इसी प्रकार से वीडियो दूंगा, और जिसमें हम 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। इसी समय हम 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की भी जो है इस प्रकार की वीडियो आपको दूंगा, यानी कि 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं या किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि इन टॉपिक्स पर मैं रिसर्च करता हूँ, उसके इन पर तैयारी करता हूँ, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, कौन से ऐसे प्रश्न जो लगातार आ रहे हैं उनको मैं देखता हूँ। लगातार यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर हम बच्चों से मंगा करके बाकायदा से देखते रहते हैं, और उसी अकॉर्डिंग मैं इन सभी चीज़ों को बताता हूँ। तो आप सभी लोग विश्वास करके आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।